हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, हमने आपको छोटे छोटे तरीके से पार्ट में क्लासेस करवा दे रहे हैं। ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नाम दिया है हमने कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज का। क्यों? क्योंकि यहाँ की हर एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इससे पहले अभी तक हमने आपको प्राइमरी की एक क्लास करवाई है, वो देख लीजिएगा। अब हम करवाएंगे आपका चैप्टर नंबर 2, भारत में माध्यमिक शिक्षा, शैक्षिक संरचना, लक्ष्य एवं उद्देश्य। सबसे पहले अगर हम बात करें कि माध्यमिक शिक्षा, तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित बात को आप लोग पहले उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे आपकी उच्च शिक्षा की। ठीक है। तो एक तरीके से जो माध्यमिक शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को जोड़ने वाली क्या है, एक कड़ी है। जोड़ने वाली क्या है, एक कड़ी है। किसको? प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को जोड़ने वाली। माध्यमिक शिक्षा किसकी देन है? तो आधुनिक युग की देन है। यूरोपीय मिशनरियों ने भारत में माध्यमिक शिक्षा का सूत्रपात करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाए माध्यमिक शिक्षा का सूत्रपात करने का श्रेय किसको जाता है, तो यूरोपीय मिशनरियों को जाता है। माध्यमिक शिक्षा क्या करता है? एक व्यक्ति को जटिल समाज का पूर्ण सदस्य बनाने में मदद करता है। साथ में शिक्षा के 3 स्तर माने गए हैं, आपको पता है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। तो बीच की कड़ी जो है वो आपकी क्या है, माध्यमिक स्तर है। माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो आपकी 14 से लेकर के 18 वर्ष के बालक और बालिकाओं को दी जाती है ना। उसके बाद में आपकी निम्न माध्यमिक शिक्षा 6 to 8 बोली जाती है और 9th to 12th आपकी क्या बोली जाती है, माध्यमिक शिक्षा है। या इसको हम लोग उच्च माध्यमिक शिक्षा भी कहते हैं, सॉरी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भी कहते हैं। देखो ऐसे समझो, क्लास 6 से 8 तक की बात होगी तो ये आपकी हो जाएगी निम्न माध्यमिक। क्या हो जाएगी? निम्न माध्यमिक। ठीक। 9th क्लास और 10th क्लास की बात हो जाएगी तो ये केवल उच्च माध्यमिक कहलाएगी। ठीक, समझिएगा बात को। और क्लास 11th और 12th की बात होगी तो ये उच्च नहीं, उच्चतर माध्यमिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उच्चतर माध्यमिक कहलाएगी। इतनी बात होप्स होगी समझ में आ गई होगी आपको, है ना। बस ये होती है आपकी क्या, सेकेंडरी एजुकेशन या भारत में माध्यमिक शिक्षा। जो आपका 1854 का वुड का घोषणा पत्र आया था उसमें माध्यमिक शिक्षा की आधारशिला वुड के घोषणा पत्र में रखी गई थी, इन्होंने भी कही थी इसके लिए। और जो आपका हंटर कमीशन आया था, हंटर कमीशन ने पूछा था पेपर में कि माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा था, तो 2 भागों में बांटा था, एक कोर्स ए में, एक कोर्स बी में। याद रखिएगा आप लोग कि छोटे छोटे ही क्वेश्चन है। और उसके बाद में फिर आपकी जो, अब देखो ये जो मेडिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो जो आपने पुराना पढ़ा वो तो आपको याद रखना ही है, मेडिवल से रिलेटेड बातें, लेकिन जो नया है उसको भी याद रखना। जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये कब आया? तो ये आपका भारत सरकार ने 1952 में मुदालियर आयोग का गठन किया था, जिसने माध्यमिक शिक्षा के विषय में अनेक उपयुक्त सुझाव दिए हैं। अब सुझाव कौन कौन से दिए वो भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जो आपके कार्टर वी गुड थे, इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतः 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए होता है। और भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा पर समग्र रूप से विचार करने के लिए कब, सन 1964 में डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। और भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से 2 पार्ट? एक तो आपको पढ़ना है पार्ट की जब हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी उससे पहले माध्यमिक शिक्षा कैसी थी। ठीक, स्वतंत्रता के पूर्व माध्यमिक शिक्षा कैसी थी और स्वतंत्रता के पश्चात माध्यमिक शिक्षा कैसी थी, ये पढ़ना है। ठीक है। तो 1852 में देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, जैसे उसमें पूछी गई थी ना विश्वविद्यालय की संख्या, पेपर किसमें, 1 में, तो अगर आपसे 1852 में देश में मान्यता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय थे इनकी संख्या पूछी जाए तो आप 32 बता करके आएंगे। ठीक। स्वतंत्रता प्राप्ति जब हो गई हम लोगों को, यानी कि 1947 के बाद, अगर 1948 की बात करें हम, तो ताराचंद समिति जो थी इन्होंने माध्यमिक विद्यालयों को बहुमुखी बनाने की संस्तुति दी। क्वेश्चन पूछे कि माध्यमिक विद्यालयों को बहुमुखी बनाने की संस्तुति किसने दी, तो ताराचंद समिति ने दी। कब दी? तो 1948 में दी। बहुमुखी से याद रखिएगा कि जब आप आसमान में तारे देखते हैं तो आपको बहुमुखी तारे दिखते हैं। ठीक। NCERT का फुल फॉर्म हमने आपको बताया ही है। NCERT ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर्स स्कूल का नाम का एक दस्तावेज तैयार किया था। ठीक। उसके अलावा लगभग आधी शताब्दी से परीक्षा को भारतीय शिक्षा का एक निकृष्टतम तत्व स्वीकार किया गया। राधाकृष्ण आयोग ने कहा
मतलब जब राधा, भाई देखो क्या हुआ, आज़ादी मिली 1947 को, फिर 48 में राधा कृष्ण आयोग बना, तो राधा कृष्ण आयोग ने पूरा पहले उच्च शिक्षा पे सब बातें कर ली, फिर उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा की जो कड़ी है ना अपने देश में, वो बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इन्होंने कहा, किसने? राधा कृष्ण आयोग ने। इसीलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक तरीके से या सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। आई बात समझ में? माध्यमिक शिक्षा का मतलब केवल इतना ही है कि व्यक्तित्व का विकास करना, नेतृत्व का विकास करना। माध्यमिक शिक्षा अपने आप में एक पूर्ण इकाई है, बालकों को पूर्ण शिक्षा प्राप्त करवाती है और इससे राष्ट्र का विकास हो, एक अच्छे नागरिक बन जाए, बस इसलिए ये होती है। NEP 2020 में जो नवीन संरचना है उसमें 5+3+3+4 के तहत शिक्षा व्यवस्था विभाजित है और 10+2+3 आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार थी, है ना। और इसके अलावा इससे आपका जो क्वेश्चन बनता है वो जो आपको हम पहले पेपर 1 में पढ़ाए ना उससे रिलेटेड बनता है। लेकिन अगर NEP 2020 की बात की जाए तो हमने आपको क्या बताया, 5+3+3+4, ठीक। तो ये वाली जो होगी ये तो भाई क्लास 2nd तक हो गई, ये 3rd 4th 5th तक हो गई, ये वाली जो है वो 6th to 8th तक है, फिर ये वाली क्या है 9th to 12th तक है ना। तो ये आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगी? माध्यमिक के अंतर्गत आ जाएगी। जहाँ तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, ऐसा आपकी नई वाली NEP में कहा गया है। त्रिभाषा फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज सूत्र को लागू करना होगा, मतलब जारी करना होगा, ऐसा इन्होंने कहा था, है ना। और जो आपका 3 त्रिभाषा सूत्र होगा इसमें थोड़ा सा लचीलापन भी रखा जाएगा, मतलब ये नहीं थोपा जाएगा कि आप बच्चे को यही भाषा पढ़ाओ, जो वहाँ की सूटेबल वहाँ के स्कूल के अनुसार होगी वो होगा, ठीक है। मिडिल और जो सबसे अल्टीमेट बात है वो ये इन्होंने कही है अपनी NEP 2020 में कि जो मिडिल स्कूल होगा इसमें हम कोडिंग संबंधी गतिविधियाँ भी आरंभ करेंगे। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्य, क्षेत्र और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे। ये नहीं कि कॉलेज वाले दे देंगे बस वही पढ़ना है। हाँ, जो बच्चा चाहेगा वो अपना कम से कम 3 में से 2 भारतीय भाषाएं होंगी और एक आपकी कोई विदेशी भाषा, जैसे कि आप जर्मन सीख सकते हैं, है ना, इंग्लिश सीख सकते हैं, ऐसे करके। क्लास 6 से लेकर के 8th तक शिक्षा ग्रहण करने की अवधि 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड भाग लेंगे। ये बात बहुत अच्छी है NEP 2020 की। कितने दिन? 10 दिन के बस्ता रहित, 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड, मतलब इसका मतलब ये है कि 10 डे, इतने टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों को बच्चों को बैग लेकर के नहीं बुलाना है। मतलब आप उनको क्या करवाएंगे? एक्टिविटी से सिखाएंगे, स्किल से सिखाएंगे। जैसे मान लो किसी का माली का काम सीखने का मन है, किसी का घड़ा बनाने का सीखने का मन है, किसी को कोडिंग सीखना है, किसी को हलवाई का काम सीखना है, किसी को कुछ सीखना है, तो जो उसका व्यावसायिक से जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, जिसमें उसका वोकेशनल इंटरेस्ट होगा, बच्चे को उससे रिलेटेड व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, स्कूल में ही दी जाएगी। कम से कम कितने दिन? 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड होंगे, ठीक है। ओके, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक समान हो जाएगी और इसे आपका कौन लेगा? तो राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी, जो आपकी नेशनल टेस्ट एजेंसी है ना, NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये लेगी। AI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना। तो बच्चों की प्रगति के लिए, उनके मूल्यांकन के लिए, उनसे जुड़े निर्णय लेने के लिए अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी यानी कि AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना भी की जाएगी। देखो, अब जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है इससे जो रिलेटेड आपका आयोग बना था उसे क्या कहा था आपने? तो मुदालियर आयोग कहा था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुदालियर साहब थे, ठीक। अब इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कर लो, फिर हम चलेंगे उच्च शिक्षा की तरफ, ठीक। चैप्टर नंबर 2 से बनने वाले जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग हमारे साथ में करेंगे, ठीक। ओके, तो एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी, फटाफट से एक बार ज़रा शेयर कर दो सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, माध्यमिक शिक्षा का अंतिम चरण क्या है? बुनियादी शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं? तो अनिवार्य शिक्षा। ड्रॉप आउट की सर्वाधिक संख्या किसमें है? तो माध्यमिक शिक्षा में। माध्यमिक शिक्षा में समस्याओं के प्रमुख साधनों में से एक कौन सा है आपका? तो भैया पाठ्यक्रम में सुधार, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालय का नियमित निरीक्षण, ये सभी सही हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा में आमतौर पर किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? अभी बताया था,
क्वेश्चन नंबर 4, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को। NEP 1986 द्वारा विविध पाठ्यक्रम किसको प्रदान किया गया? माध्यमिक चरण को। CBSE द्वारा स्कूल को संबद्धता प्रदान की जाती है उच्च माध्यमिक स्तर को। उच्च माध्यमिक स्तर बोले तो क्लास 9th और 10th। निम्न में से किसे ताराचंद समिति ने सिफारिशें प्रदान की थी? तो माध्यमिक शिक्षा को कब की थी? तो 1948 को। ताराचंद समिति 1948 में सुझाव क्या क्या दिए गए थे? वो सुझाव इन्होंने दिया था कि माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों को बहुपक्षीय बनाया जाए, संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा संरचना की जांच हेतु आयोग की नियुक्ति की जाए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 और 9 का घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, तो ज्ञान का ऋणदान। 1952 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1952 की बात आ गई अब, तो डॉक्टर AL मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग की सिफारिशें थी क्या? तो त्रिभाषा सूत्र, माध्यमिक शिक्षा के 3 वर्ष की राष्ट्रीय प्रणाली और उच्चतर माध्यमिक प्रणाली की स्थापना। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद में नेक्स्ट है 12th। 1917 में पहला शिक्षा विभाग कहाँ शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 12, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला विभाग शुरू किया गया था। 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। ये कहाँ के कुलपति थे? क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण का लक्ष्य का कब निर्धारण किया गया? कब तक का? तो 2009 से 2017 तक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, माध्यमिक शिक्षा में SCERT का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? मूल्यांकन तकनीकी का विकास, नॉट पाठ्यक्रम विकास, नॉट व्यावसायिक शिक्षा का विकास। माध्यमिक शिक्षा में SCERT का जो मुख्य कार्यक्षेत्र वो है मूल्यांकन तकनीकी का विकास। SCERT का पहले नाम क्या था? ये था क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जिसे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE कहा जाता है, किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ये की जाती है NCERT के द्वारा आयोजित। माध्यमिक शिक्षा के सामान्य और व्यावसायिक लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, तो ये व्यक्तित्व का विकास, व्यावसायिक दक्षता में सुधार, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। अगर 2020 के अनुसार ये पूछेगा तो सभी सही हो जाएगा, और अगर उससे पहले पूछेगा तो व्यक्तित्व का विकास होगा। ठीक, किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उत्पादक बनाने की पुरजोर सिफारिश की? ये की थी कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उत्पादक बनाने की पुरजोर सिफारिश। भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार की शुरुआत हुई थी कब? ये हुई थी आपकी ब्रिटिश शासन में। CBCE को अपना वर्तमान नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये CBCE ये किस वर्ष में आया? क्वेश्चन नंबर 21, तो 1952 में। 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? ये सुझाव सबसे पहले दिया था आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय ने। क्या किसने दिया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दिया था 1917-1919। अब बताओ, ये वाला टॉपिक ही पूरा आपका पेपर 1 का। अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो अब तो करके आओगे ही ना, तो वो सब चीज़ें याद रखिएगा। 10+2+3 की शिक्षा पद्धति लागू की गई तो NEP 1986 के अनुसार। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ये है आपका हैदराबाद में। स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की सलाह किस आयोग ने दी थी? ये दी थी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। किस चीज़ की? स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा सेवा योजना शुरू करने की सलाह। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों को किस समय किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? तो प्रभावी मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। पाठ्यचर्या किसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 27, तो ये छात्र के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1950 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, अब इसका नाम NEP 2020 के अनुसार बदल के क्या हो गया? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? लैंगिक दूरियों को कम करना, आर्थिक एवं योग्यता बाधाओं को दूर करना, सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारणा, उच्च माध्यमिक स्तर में शिक्षा में पहुंच सन 2017 तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा गया था क्या उद्देश्य नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक, उसके बाद में क्या है?
परिभाषा ये वाली किसने दी कि माध्यमिक शिक्षा का वो समय है जो सामान्यतः 12 से 17 आयु वर्ग के बालकों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 31, तो ये है CV गुड का। कैसे याद रखोगे कि बच्चों को 12 से 17 आयु वर्ग में सामान्यतः माध्यमिक शिक्षा देनी चाहिए, ये गुड होता है। क्या होता है भैया? ये अच्छी चीज़ होती है, गुड होता है ये काम, ठीक। उसके बाद में अब जो आपका टॉपिक है वो रहेगा भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था से संबंधित। किससे भैया? उच्च शिक्षा व्यवस्था से संबंधित। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। उच्च शिक्षा से संबंधित बनने वाले जो भी आपके प्रश्न होंगे उनको हम करवा देंगे। माध्यमिक शिक्षा के बाद शुरू होने वाली शिक्षा आपकी जो होती है वो आपकी उच्च शिक्षा के अंतर्गत आती है। उच्च शिक्षा का मतलब ही होता है क्या? सबसे उत्तम शिक्षा, यानी कि सबसे श्रेष्ठ शिक्षा। किसका मतलब होता है ये? उच्च शिक्षा का आशय होता है आपका, है ना। चलो इससे संबंधित बातें भी देख लेते हैं। तो देखो भैया, भारत में शैक्षिक प्रणाली के 4 स्तर हैं। निम्न प्राथमिक जो 6 से 10 वर्ष की आयु तक होती है, उसके बाद में उच्च प्राथमिक जो आपकी 11 और 12 होती है, फिर उच्च शिक्षा जो होती है वो 13 से 15 साल तक की होती है। उसके बाद में उच्चतर माध्यमिक 17 से 18 साल की होती है। निम्न प्राथमिक विद्यालयों में 5 मानकों, उच्च प्राथमिक के 2, उच्च विद्यालय को 3 और उच्चतर माध्यमिक को 2 भागों में विभाजित किया जाता था पहले के समय में। अब अगर 10+2+3 की बात की जाए, NEP 2020 की बात की जाए, तो हमारे देश में कोठारी आयोग ने 1964-66 के समय शैक्षिक संरचना के 4 पैटर्न बताए थे, है ना। उसमें इन्होंने 4 पैटर्न में एक तो बताया था 10+2+3, एक बताया था 10+2+2, एक बताया था 11+3, ये एक बताया था 11-12+1+3, ऐसे करके इन्होंने 4 पैटर्न बताए थे। लेकिन कोठारी आयोग ने 10+2+3 के लिए एक सामान्य शैक्षिक ढांचे की शुरुआत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया था। अच्छा, उच्च शिक्षा के से रिलेटेड जो आपकी एक डेफिनेशन है वो विश्वविद्यालय बड़े स्थान है जहां नवीन खोजें की जाती हैं, मस्तिष्क का मस्तिष्क से टकराव होता है, ये ज्ञान का मंदिर है, संसार का प्रकाश है, उन्नत पीढ़ियों की मात्र संस्था है, इसके विद्यार्थियों को इन पर गर्व है। ये बात किसने कही थी? कार्डियल न्यूमैन ने कही थी। किसने कही थी? कार्डियल न्यूमैन ने कही थी। उसके अलावा जो आपका भारतीय शिक्षा आयोग है वो इसका गठन कब हुआ? 1964-66 को। और इन्होंने विश्वविद्यालय के लिए कहा कि विश्वविद्यालय वह स्थान है भाई उच्च शिक्षा कहाँ मिलेगी? हायर एजुकेशन के लिए आप कहाँ जाओगे? कोई कॉलेज में तो जाओगे नहीं, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड ही सब चीज़ें होंगी ना। तो विश्वविद्यालय वो स्थान है जहाँ पर सब अपने अपने योगदान द्वारा सत्य की खोज करते हैं और अपनी शैक्षिक उन्नति द्वारा व्यक्तित्व का विकास करते हैं। ये बात भारतीय शिक्षा आयोग ने कही। फिर उसके बाद में एक डेफिनेशन आपकी और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि यदि उच्च शिक्षा का कोई व्यवहारिक उद्देश्य है तो मैं कह सकता हूँ कि वह समाज में उत्तम नागरिकों को प्रशिक्षित करने का। ये बात आपकी किसने कही थी? तो न्यूमैन ने कही थी। आपकी किसके लिए कही थी? उच्च शिक्षा के लिए कही थी। आई बात समझ? ठीक है, ओके। तो अब इतना पढ़ लिया आपने। उसके अलावा आपको पता है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन्हीं के द्वारा मान्यताएं दी जाती हैं, है ना। उसके अलावा भाई अगर आप आज की बात करेंगे तो वर्तमान में उच्च शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 5+3+3+4 में विभाजित किया गया। इसमें 4 वाला भाग जो है वो आपका उच्च शिक्षा से भी संबंधित है। 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर आपका UGC का गठन किया गया था, जिनमें मेन काम क्या था कि उच्च शिक्षा को पूरा समन्वय करना है और इनके स्तर को बनाए रखने का है, मतलब इनकी निगरानी करना है। कहीं ऐसे ही तो नहीं मान्यता मिली जा रही है। अगर प्रेजेंट की बात करो कि देश में आज 306 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें 84 जो है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन AISHE का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इनके अनुसार वर्ष 2019-20 में विश्वविद्यालय और संस्थानों की संख्या 2015 से 16 में 799 से बढ़कर के 2019-20 में कितनी हो गई थी? 1043 की वृद्धि हुई थी। जबकि कॉलेज की संख्या में पहले कितनी थी? 39,071 थी 2015-16 में, और 2019-20 में जब इसने रिपोर्ट। तो देखो उच्च शिक्षा से संबंधित इतने ही मेन जो फैक्ट्स थे आपके वो थे, है ना। लेकिन अब जो विश्वविद्यालय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये आप समझ लो। ये 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपकी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक होती है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी यानी राज्य विश्वविद्यालय, एक होती है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब जो आपकी CSGMU है ना, ये आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई है।
समकक्ष या स्तर प्रदान विश्वविद्यालय ये अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। पहले ये निजी या प्राइवेट विश्वविद्यालय एक होते हैं प्रकार, और एक होता है आपका मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी जैसे आपको इग्नू पता है 1985 में जिसकी स्थापना हुई। सबसे पहले ओपन जो आपकी वो बनी वो कौन बनी ये भी बताओ। आंध्र प्रदेश में बनी, ये हम एक हिंट दे रहे हैं, बाकी क्या बना कब बना ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 48 है। देश में राज्य विश्वविद्यालय जो हैं जितनी आपकी ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ये आपकी लगभग 386 के आसपास हैं। ठीक, उसके अलावा जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये आपकी 126 के आसपास हैं। जितनी आपकी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपकी 327, ये आंकड़े याद रखिएगा, 327 के आसपास से हैं। ठीक, आई बात समझ। इग्नू हमने आपको बता ही दी है। अब देखो यहाँ से एक भी ये भी समझ लो कि 1947 में जब हम लोगों का क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो इसमें देश के विभाजन से पहले कुल कितने विश्वविद्यालय थे अगर ये पूछा जाए तो 21 विश्वविद्यालय थे। 1947 में देश के विभाजन के बाद भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी रह गई, 19 रह गई 21 से। ठीक, इतनी बात आप याद रखिएगा। करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड होंगे। पहला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के प्रकार हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड, अभी हमने बताया 5 प्रकार के होते हैं ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। उच्च शिक्षा के स्तर के गिरने का कारण क्या होता है, तो सामाजिक कारण, प्रशासनिक, राजनीतिक, ये सभी होते हैं। उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग भारत में कौन सा बना, उच्च शिक्षा से संबंधित, तो राधाकृष्णन आयोग बना था 1948 में। इन्होंने तो कहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो हमारे यहाँ की सबसे कमजोर कड़ी है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब बना, ये आयोग कब बने, किसके द्वारा बने, है ना, अध्यक्ष वध्यक्ष याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आपका कब बना, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1948 को बना। इग्नू की स्थापना कब हुई, अभी अभी बिल्कुल करवाया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में, सितंबर 1985 में हुई। इग्नू की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अनुसार हुई थी, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार हुई थी। किसकी, इग्नू की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के में अनुसार हुई थी। देश के भविष्य उसकी कक्षाओं से निर्मित हो रहा है। किस आयोग ने ये टिप्पणी की है, तो देश का भविष्य उसकी कक्षाओं से निर्मित हो रहा है, ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा था, है ना। कैसे याद रखोगे कि आज आप विश्वविद्यालय यानी कि CSDM यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो आपका भविष्य कहाँ से बन रहा है, CSDMU से बन रहा है। किस विश्वविद्यालय से बन रहा है, CSDMU से बन रहा है। तो भविष्य यानी कि विश्वविद्यालय, ऐसे कनेक्ट कर लेना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनकी स्थापना कब हुई आपकी, तो नवंबर 1956। UGC के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके, क्वेश्चन नंबर 9। UGC के पहले अध्यक्ष थे आपके CD देशमुख। UGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। UGC की स्थापना किसकी अनुशंसा के आधार पर की गई थी, ये आपकी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुशंसा के आधार पर की गई थी। उसके अलावा कथन पहला है कहा इन्होंने कि UGC 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। कथन 2 में कह रहे हैं NCERT भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, क्या दोनों सही हैं या एक सही एक गलत है, क्या है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। क्या सही हैं जो आपको कथन में दी गई हैं। निम्न में से कौन भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो भैया, नागालैंड विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय जो आपका मणिपुर में, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय जो आपका आंध्र प्रदेश में, ये सारे ही आपके क्या हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। सर्वाधिक उच्च शिक्षा संस्थानों वाला देश आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14, ये है आपका भारत। सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा संस्थान यहाँ पर हैं। NSQF, इसका फुल फॉर्म आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अर्थात राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा स्तरों की श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। ज्ञान, कौशल और योग्यता का। वैश्वीकरण द्वारा शिक्षा में क्या परिवर्तन आवश्यक है, तो क्या परिवर्तन आवश्यक है, शैक्षिक अवसरों की समानता। उच्च शिक्षा में अभी भी बोलबाला है किसका, अंग्रेजी का। निम्न में से कौन सा निकाय उच्च शिक्षा के लिए अनुदान नहीं देता है, तो नगर निगम व जिला परिषद जो है ये।
आपका उच्च शिक्षा के लिए अनुदान नहीं देता, बाकी केंद्र, राज्य और यूजीसी ये देते हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? ये था आपका छात्रों को सूचना के स्रोतों की ओर लेकर के जाना। ये उच्च शिक्षा का शिक्षण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो सारी ऑप्शन पॉजिटिव है। पहला है छात्रों को प्रासंगिक जानकारी देना, छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना, छात्रों में उच्च उपलब्धि के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। लेकिन जो मोस्ट एप्रिशिएटेबल आंसर था वो ऑप्शन सी था। उच्च शिक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से प्रेरित किया जा सकता है, प्रतियोगिता के लिए, सहयोग के लिए, व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए, व्यक्तिगत ध्यान के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए। 1947-48 में डिग्री स्तर पर तकनीकी संस्थानों की संख्या कितनी थी? ये थी आपकी 38। 1937-48 में तकनीकी संस्थानों की संख्या डिग्री स्तर पर 38 थी। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने सिफारिश किस चीज़ की थी? तो उपयुक्त शिक्षक, समय सारणी, नैतिक शिक्षण के तरीके, इन सभी की। राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान को एक डीम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। अब इसे क्या कहा जाता है? अब इसे न्यूपा कहा जाता है, NUEPA। बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल, इसका आप क्या करेंगे? फुल फॉर्म बताएंगे, लिखो फटाफट से। यूजीसी इन्फोनेट नेटवर्क को चलाया और प्रबंधित किया जाता है किसके द्वारा? ये आपका ERNET के द्वारा किया जाता है। यूजीसी ने कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब शुरू किया? तो ये इन्होंने 1994-95 में शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप, इसका इंपॉर्टेंट, ये शायद मैंने उसमें नहीं बताया है अपने क्लास में, MCQ उसमें, सॉरी, फुल फॉर्म वाली में, तो ये याद रखिएगा। स्कोप का फुल फॉर्म आपका क्या है? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। आवासीय विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके पास शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर है। न्यूपा को किस वर्ष डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? तो न्यूपा को 2006 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा में आमतौर पर किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 14 से 18 वर्ग के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विविध पाठ्यक्रम की बात किसके लिए कही गई है? ये कही गई है माध्यमिक स्तर के लिए। CBSE किस प्रकार के स्कूलों को संबद्धता प्रदान करता है? ये करता है आपका माध्यमिक स्तर को, ठीक। उसके अलावा जनरल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? NEVPA का फुल फॉर्म, जनरल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आपका? न्यूपा, ठीक है। उसके बाद में अब देखो जो है वो किससे रिलेटेड है आपका चैप्टर? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से संबंधित जो आपके इश्यूज हैं, जो आपके उससे संबंधित समवर्ती मुद्दे, आपका ये विषय ही है क्या? समवर्ती मुद्दे का, ठीक है, वो पढ़ना है आपको। आई बात समझ? तो देखो समवर्ती मुद्दे क्या है? ठीक से एजुकेशन का ना मिल पाना, है ना, और हर एक प्रकार की शिक्षा में दिक्कतों का होना। पहली बात तो शिक्षा का दोषपूर्ण प्रशासन, वित्त एवं नियंत्रण की समस्या है सबसे ज़्यादा। तो इस प्रकार के वर्तमान समय में देश में प्राय सभी प्रांतों में कई प्रकार के प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। सरकारी भी चल रहे हैं, यानी गवर्नमेंट भी चल रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट भी चल रहे हैं। तो जो नॉन गवर्नमेंट यानी गैर सरकारी वाले हैं वो देख लो आप कितनी कितनी फीस ले रहे हैं। आज आप एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने जाइए, कोई प्राइवेट सेक्टर में आदमी जॉब कर रहा हो तो बच्चे की केवल फीस देने में ही उसकी 2-4 महीने की सैलरी निकल जाती है ना। तो सरकारी विद्यालयों को भी इसी तरीके से अच्छा बनाओ ताकि जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे वो भी यहीं पढ़ पाएँ, है ना। और अब देखो समस्याएं तो हर समय रही हैं, तभी आपकी नई नई पॉलिसीज आती रही हैं। समस्या यहाँ पर भी है, तभी यहाँ पर नई पॉलिसी आई है। यूनेस्को की आपकी एक रिपोर्ट थी, इसमें बताया गया था कि एक विश्व में कुल विकलांग एवं मंदबुद्धि बालकों की संख्या का 1/4 भाग भारतीय बालक का, यानी कि पूरे अगर विश्व की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 1/4 भाग जो है वो सिर्फ अपने इंडिया का है। इस समय हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के लगभग 80 लाख बालक और बालिकाएं या तो शारीरिक दृष्टि से विकलांग है या तो मानसिक दृष्टि से क्या है? मंद है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन में लगभग 90% प्राथमिक विद्यालयों में और 70% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुछ सुधार अवश्य हुआ है जब से ये लागू हो गया था, है ना। उसके अलावा जो पॉलिसी है उसमें भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 45, किसके अनुसार? अनुच्छेद 45 में ये घोषणा की गई थी कि सरकार 10 वर्ष की अवधि यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा? प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाएगा, है ना। AICTE जो आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, देखो AICEE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर
एलिमेंट्री एजुकेशन 1951 की स्थापना भी हुई थी इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना। उसके अलावा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% से बढ़कर 2020 में कितनी हो गई, 77.7% हो गई। सन 2020 के अनुसार अगर हम बात करें, जो आंकड़े आए उसमें पुरुष की साक्षरता दर 84.7% थी, जबकि महिलाओं की 70.3% थी। अच्छा, आपका जो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि मैम लागू कब हुआ था। तो देखो भैया, लागू अगर पूछा जाएगा कब हुआ था, तो ये लागू आपका 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, समझ रहे हो। बना 2009 में था, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन लागू की जब भी बात आएगी तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, याद रखिएगा, है ना। कब, किसके तहत हुआ था, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था। वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में 2021 मुख्यतः 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के छोटे बच्चों पर केंद्रित रिपोर्ट थी, है ना। उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान अधिनियम था, इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, SSA सर्व शिक्षा अभियान का 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को 2010 तक 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। KGBVP का फुल फॉर्म पूछ ली, हमने नहीं करवाया तो याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना या प्रोग्राम, है ना। इनको जुलाई 2004 से शुरू किया गया था। कब, जो आपके कस्तूरबा गांधी की भी वैकेंसी भी आई थी, है ना, तो ये कब से शुरू किया गया था, तो जुलाई 2004 से। ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए ही था, और यहाँ पर आपको 6 to 8 तक की ही बच्चों को एजुकेशन भी दी जाती थी। 1 अप्रैल 2007 से इस कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान के साथ में मिला दिया गया। अब ये जो आपका कस्तूरबा गांधी वाला था, ये किसके साथ मर्ज कर दिया गया, और कब, तो 2007 में सर्व शिक्षा अभियान SSA के साथ में इसको मर्ज कर दिया गया। महिला सामाख्या योजना की शुरुआत आपकी 1989 में की गई थी, है ना। उसके अलावा जो आपकी केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2001 को शिक्षा सहयोग योजना की भी स्थापना या शुरुआत की थी। CAL का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है, याद रखिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मिड डे मील पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, आपका पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है इसको। सर्व शिक्षा अभियान आपको पता ही है। डाइट के विषय में आपको पता ही है कि जो आपके जैसे DLED कर रहे हैं बच्चे, इनको ट्रेनिंग देना, शिक्षा पे बेस्ड होता है। और जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए पहले था, बाद में उच्च के लिए भी इसको शामिल किया गया, है ना। कम से कम 2 कक्षाएं, 1 बरामदा और 2 टीचर्स की व्यवस्था के लिए इनको ये काम करते थे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, है ना। 15 अगस्त 1995 को देश में 2408 बालकों को मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी, है ना। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, 2002 में। इसी के द्वारा आपका 21 का भी जोड़ा गया था, जो मौलिक अधिकार बना दिया गया था एजुकेशन को। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना आपकी 1921 में हुई थी, ठीक है। 15 अगस्त 2007 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की भी घोषणा की गई थी, ठीक। बीते साल में साइबर जो हमला धोखाधड़ी के करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ना। ट्रांसजेंडर्स जो आते हैं आपके, जो मतलब न मेल होते हैं न फीमेल, ट्रांसजेंडर समझते होंगे आपको। तो 15 अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा ट्रांसजेंडर भी एजुकेशन ले सकेंगे, इसका भी प्रावधान था। 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसजेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता भी मिल गई। केरल में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल भी बना। कहाँ बना, केरल में। तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य था जहाँ ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी भी चलाई गई थी। भारत में विभिन्न स्तरों की शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करने के कार्य सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र 1854 में हुआ था। आई बात समझ, ठीक। उसके अलावा देखो, उसके अलावा फैक्ट आपको RMSA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये इनका उद्देश्य क्या था, माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 8 से कक्षा 10 को विस्तारित करना और उसका स्तर को ऊंचा उठाना। ये प्रत्येक स्थान पर 5 किलोमीटर व्यास के क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय 10th तक की उपलब्धता सुनिश्चित कर माध्यमिक शिक्षा को देश के हर कोने में ले जाने का प्रयत्न करता है, ठीक।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान 20,120 करोड़ रुपए का कुल व्यय पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक एक माध्यमिक शिक्षा योजना भी लागू की थी। आई बात समझ? बोलो भैया, कहो यस मैम आ गई। देखो न्यूपा का फुल फॉर्म, SCERT का फुल फॉर्म, CMET का फुल फॉर्म, NCERT का फुल फॉर्म, ये सब कुछ आप याद रखिएगा। प्रतिभा पलायन का अर्थ होता है कि एक देश की प्रतिभाओं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साहित्यकार, खिलाड़ी जो और अन्य लोग होते हैं, ये सब क्या करते हैं, रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसरों के लिए यहाँ से अपने भारत को छोड़ करके चले जाते हैं। तो इसको प्रतिभा पलायन भी कहा गया है। वरना एक समय ऐसा था कि सोचो पूरे विश्व में केवल पहली यूनिवर्सिटी अपनी तक्षशिला थी, जो कितने गर्व की बात है कि किसकी थी, इंडिया में थी। और आज भी आपको हम बता दें, जो एक से एक डॉक्टर्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं तो वो चले जाते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिभा पलायन। कहाँ चले जाते हैं मैम? तो ये चले जाते हैं विदेश। आपके यहाँ से भी दीदी भैया लोग शायद कहाँ हों। चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब उनको कर लेंगे, जो छूट गई होंगी एक आध बातें वो इसमें कवर अप हो जाएंगी। बेसिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को कहते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है? तो उपनयन। देखो अब ये पुराने क्वेश्चन है ना, तो सब कुछ आपको याद रखना है पूरा। अब ये मत कहना कल जब भी पेपर देने जाना कि मैम उसमें तो पेपर 1 आ गया। तो भैया पेपर 1 2 इंटरकनेक्टेड है। जो बच्चे कह रहे हैं मैम इसका प्रीवियस ईयर पेपर करवा दो, कैसे करवाने प्रीवियस ईयर? बनवा थोड़ी ना देंगे। क्यों मैम? क्योंकि पेपर 1 और जो आपका पेपर 2 है वो उन बच्चों का पेपर 1 हुआ करता था। जब शिक्षा व्यवस्था आपकी तब ईयरली प्रणाली थी तो वहाँ पर पेपर 1 हुआ करता था पूरा। जो आप लोगों का आज पेपर 1 और 2 दोनों है ना, तो वो तो हम सॉल्व ही करवा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक? तो वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद में क्या है आपका वाक्यांश? समान शैक्षिक अवसर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बालक जिस प्रकार की शिक्षा के लिए उपयुक्त है उसके लिए समान अवसर दिया जाए। समान शिक्षा का ये नहीं आप उसको लिंग से संबंधित चीजें बताने लगो, है ना। अनिवार्य शिक्षा का पहला चरण प्रारंभिक शिक्षा। भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय व अवरोधन की ओर सबसे पहले किसने ध्यान दिया था? अपव्यय और अवरोधन की जब भी बात आएगी तो आप हड़तांग समिति आंख बंद करके लगाइएगा। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं नियंत्रण किसके अधीन रहता है? तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। उसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कौन सा सुझाव सबसे अधिक उपयोगी होगा? ये आपका पाठ्यक्रम को बालकों के जीवन से जोड़ा जाए, पाठ्यक्रम को बालकों के सर्वांगीण विकास करने वाला बनाया जाए, पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर अधिक बल ना देकर के हस्त कार्य पर अधिक बल दिया जाए, तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की मुख्य समस्या कौन सी है? तो शिक्षा के अतिरिक्त अन्य अशैक्षणिक कार्यों को कराना। साथ में विद्यालय में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों टीचर्स ही नहीं है, आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक सुविधाओं का सम्मान का ना मिलना, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो विद्यालय में भौतिक संरचना का अच्छा ना होना, विद्यालय में शैक्षिक संसाधनों का अभाव होना, संकीर्ण, रुचिकर और पुस्तकीय पाठ्यक्रम का होना, ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। डेट इज माध्यमिक स्तर पर उच्च ड्रॉप आउट दर का मुख्य कारण किसे माना जाता है? ड्रॉप आउट का मतलब होता है बच्चा छोड़ देता है स्कूल, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। तो माता पिता की अशिक्षा और गरीबी, किशोरों का में अनुशासन की कमी, अवास्तविक पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। माध्यमिक स्तर पर नामांकन और प्रतिधारण बढ़ाने के लिए सरकार ने पेश किया है, क्या पेश किया है? सरकार ने मुक्त प्रवेश व मासिक शुल्क, मुफ्त गणवेश व किताबें, लड़कियों व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रोत्साहन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जैसे आपका ICT का क्रियान्वयन है ना। लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? तो माता पिता अपनी बेटियों को लड़कों के साथ सह शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। माता पिता की गरीबी, घर में काम और खेती का काम में लड़कियों का मदद करना, इसलिए उपयुक्त तो सभी हो जाएगा ना यहाँ पर। माध्यमिक शिक्षा का अंतिम चरण कौन सा होता है आपका? तो ये माध्यमिक शिक्षा का अंतिम चरण आपका क्या है? अनिवार्य शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में समस्याओं का एक प्रमुख समाधान क्या है? तो नियमित स्कूल निरीक्षण, पाठ्यचर्या में सुधार, अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, ये सभी माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रमुख चुनौतियां शामिल हैं। कौन सी? तो अवास्तविक पाठ्यक्रम, उच्च ड्रॉप आउट दर, शिक्षकों की कमी, ये सभी सही हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर उच्च ड्रॉप आउट का मुख्य कारण क्या है?
किशोरों में अनुशासन की कमी, अवास्तविक पाठ्यचर्या, निरक्षरता व माता पिता की गरीबी, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। माध्यमिक स्तर पर नामांकन और प्रतिधारण बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरू किया है, क्या शुरू किया है सरकार ने? तो मुफ्त प्रवेश, मासिक शुल्क, मुफ्त वर्दी व किताबें, लड़कियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रोत्साहन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उच्च शिक्षा संबंधित प्रमुख मुद्दा आपका कौन सा है? तो शिक्षित बेरोजगारी, प्रतिभा पलायन, परीक्षा व मूल्यांकन स्तर। क्वेश्चन नंबर 19 ये सभी सही हो जाएगा। भारत में हम उच्च शिक्षा के मात्रात्मक विकास की समस्या का सामना कर रहे हैं, सबसे अच्छा समाधान इसका क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 20 तो सभी पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए उपग्रहों की सहायता का प्रयोग करें, तथ्यों को स्वीकार करें और यथाचित बनाए रखें। उच्च शिक्षा को महंगा बनाना, ये आजीवन सीखने के लिए वैकल्पिक अवसर प्रदान करें। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ज़्यादा सही हो जाएगा। एक निवेश के रूप में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 एक निवेश के रूप में शिक्षा का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना। ये पेज ब्लर है तो इतना चिंता नहीं करो, अभी सही हो जाएगा PDF। 22 क्या निम्न में से कौन सा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की सिफारिशों में शामिल नहीं था? तो संरक्षकों का प्रशिक्षण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सिफारिश की गई थी किसकी? शिक्षा के पुनर्गठन की। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र कौन सा है? ये है आपके शिक्षकों के में नियुक्तियां, छात्रों के प्रवेश में, परीक्षाएं कराने में, सभी। शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम होता है क्या? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपराधिक प्रवृत्ति का विकास, मानसिक संघर्ष व कुंठा, समाज में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 26 इज योर्स। उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए कौन उत्तरदायी है? 26 तो शिक्षक, छात्र और सरकार, ये सभी उत्तरदायी हैं। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए किसने? तो ICT के कार्यान्वयन, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को अपनाना, अच्छा बुनियादी ढांचा प्रदान करना, ये सभी वैसे सही होना चाहिए। राष्ट्रीय, इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर आया तो उसमें शायद मैंने C करवाया ना, तो वहाँ पर भी D कर लीजिएगा अगर सारे ऑप्शंस पॉजिटिव हो। ठीक, मैंने शायद सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े तो उस जगह एक बार चेकआउट कर लीजिएगा आप। ठीक, 28 क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर RMSA के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाली जो संस्था है वो कौन है आपकी? तो वो है आपके NCERT। किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उत्पादक बनाने की पुरजोर सिफारिश की थी? तो ये की थी कोठारी आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है तो उद्देश्य विहीनता, अनुपयोगी पाठ्यक्रम, अनुशासनहीनता। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ क्या है आपका? तो माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, माध्यमिक विद्यालयों में बालकों के नामांकन में वृद्धि, माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश के बाद रोके रखना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये आपके अनुपयोगी पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण पाठ्यचर्या प्रणाली, उद्देश्यहीनता, ये सभी। NCERT द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज कब तैयार किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछ भी लिया जाए। 1975 में तैयार किया गया था। माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए क्या? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। को शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार, शिक्षकों को समाज में उच्च स्थान का दर्जा देना, शिक्षकों को व्यावसायिक स्थिति में सुधार करना। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए एक बार अब चलेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कितने चैप्टर्स हैं पूरे, है ना। हमको लगता है शायद 16 चैप्टर हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो। किसी भी समय टेलीग्राम पे आप एकदम आज एक्टिव रहिए। हम आपको हर 1 घंटे, हर 2 घंटे में जो भी वीडियो भेजते जाएं वो आप कनेक्ट करके देखते रहिए। मुझे जैसे जैसे समय मिल रहा है मैं वैसे वैसे देख रही हूँ, मतलब वैसे वैसे करवा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। मुझे आईज़ में बहुत ज़्यादा इशू आ गए इस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैपटॉप और टैब और मोबाइल से कनेक्ट रहे मतलब PDF बनाना फिर करवाना चीज़ों को। और उसके अलावा थोड़ा सा आईज़ का इशू चल ही रहा था, और जो चश्मा न्यू बनवाया उस दिन जो आप लोगों को इतनी खुशी के साथ दिखाया वो भी टूट गया। सोने पे सुहागा हो रहा है इस समय, ये समझ लो आप, है ना। तो खैर थोड़ा सा मैनेज करिएगा, लेकिन आप ये सोचो कि क्लासेस नहीं करवाएंगे, तो क्लासेस हम आपको पूरी 16 चैप्टर की कॉन्सेप्ट के साथ में पूरा करवाएंगे ऐसे ही। तो अभी आपके पास कल पूरा समय है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये सब आज ही करवा डालें किसी भी तरह रात तक। रात में आज 10 बजे तक क्लासेस होंगी, 11 बजे भी क्लास होगी, तो इसलिए आप लोगों को लगातार आज क्लास देखते रहना है, जैसे जैसे आए वैसे वैसे। ठीक, बाकी टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट के नाम से, वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहीं पर लिंक भेज देंगे आप लोगों को, है ना। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 25,000 की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसका सेलिब्रेशन भी वीडियो हम आपको देंगे, ठीक है। ओके, तो करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, थैंक यू।